ये बात है 70 के दशक की, जब मेरे ताऊजी ने लखनऊ में एक देहात में एक कोठी खरीदी थी। अब जब कोठी खरीदी तो उसके साथ और भी चीज़ें मिली, कुछ फर्नीचर, टेबल और बेड, कुछ सामान जो स्टोर रूम में पड़ा था। बाहर बागीचे में कई सारे पेड़ भी जमे हुए थे, पर इसमें सबसे अलग और अनोखी चीज़ थी एक लोहे का बेड, पलंग, जिसमें लगे थे ताले। मतलब वो बेड कुछ इस तरीके का था, उसमें आप सामान रख सकते थे और बिस्तर बनाकर सो भी सकते थे। उस बेड के ताले खोलना बड़ा ही मुश्किल काम था। वो बेड किसी ज़माने में अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था। किसी ब्रिटिश कंपनी का जिक्र था उस पे। आज़ादी से पहले की कोई डेट भी लिखी हुई थी उस पर, जिससे पता चल रहा था कि काफ़ी पुराना बेड है। आसपास के ताले चाबी वाले आए, उसे खोलने की कोशिश की, पर वो खुला नहीं, ना वो ताला टूटता था। इतना मजबूत ताला था वो। लोग उसे पलंग कम और तिजोरी ज़्यादा बोलते थे। उस पलंग का साइज इतना बड़ा था कि 5-6 लोग उसके अंदर आराम से समा जाएं। जब घर वाले उसे देख रहे थे, समझ रहे थे कि ऐसा क्या है इसमें जो ये खुलता नहीं, तो जैसे जैसे दिन बीते वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। होता ये था, हर शनिवार की सुबह घर वालों को कोठी का मेन दरवाज़ा खुला मिलता था, जबकि रात को सारे दरवाजे वो लोग बंद करके सोते थे। दरवाज़ा किसने खोला पता नहीं, और घर के बाहर से घर के अंदर तक आते हुए किसी के पैरों के निशान दिखते। वो निशान जाते उस पलंग तक, और वहां पहुंचते ही वो निशान गायब हो जाते। इस बात से घर वाले परेशान कि कौन है जो घर के अंदर घुस रहा है। घर के मेन दरवाजे पर कई सारे ताले लगा दिए गए, लेकिन कोई भी ताला लगा लो, वो हर शनिवार खुला मिलता था। इसके बाद दरवाजे से सटकर कुछ सामान रखा और देखा कि कहीं ताले खराब तो नहीं, पर इन सब से भी कुछ नहीं हुआ। तब एक दिन ताऊजी ने डिसाइड किया कि मैं रात भर जाग के देखूंगा आखिर आता कौन है। तो ताऊजी शुक्रवार की रात कोठी की छत पर एक कोने में जाके बैठ गए। पूरी रात वो खुद को नींद से जगाते हुए वहां आसपास नजरें जमाए हुए देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। और पता नहीं ताऊजी को कब कब में नींद आ गई, और देर रात उनकी नींद एक आवाज के साथ खुल गई। घर का मेन दरवाजा खुला, ताऊजी नींद से जागे। उन्होंने यहां वहां देखने की कोशिश की, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं दिखा। तो वो भागते हुए नीचे घर के अंदर गए। वहां पहुंच के वो क्या देखते हैं कि पैरों के निशान वहां मौजूद हैं, और वो निशान बाहर से अंदर पलंग की तरफ जा रहे हैं। वहां पैरों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, और वो निशान पलंग के सामने से गायब। ताऊजी ने अगले दिन कुछ और लोगों को बुलाया। दोबारा से उसे खोलने की कोशिश की गई, पर बात नहीं बनी। लोगों ने कहा कि हो सकता है अंदर से कुछ अटक गया हो, जिस वजह से ये खुल नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसे तोड़ देते हैं। घर में तलाशी अभियान शुरू हुआ कि कहीं कोई और जगह तो नहीं जहां से कोई अंदर आया हो और वो दरवाजा खोलता हो, मगर ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ताऊजी ने सोचा कि अगले हफ्ते फिर देखते हैं। अगले हफ्ते ताऊजी ने छत को छोड़कर बाहर बागीचे में बैठना ठीक समझा। वहां एक पेड़ पर चढ़कर वो बैठ गए। उनके पास एक पुश्तैनी बंदूक थी और पानी की बोतल अपने पास में रख ली। अब रात भर खुद को संभालते हुए, नींद से जगाते हुए, उनका ध्यान एक आवाज ने खींचा। ताऊजी ने वो आवाज सुनते ही देखने की कोशिश की। वो देखते हैं कि घर का जो मेन दरवाजा है वो धीरे से खुल रहा है, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं है, पर दरवाजा अपने आप खुल रहा है। वो दरवाजा अंदर की साइड से खुल रहा था। ताऊजी वहां बैठे बैठे ये देख रहे थे। उन्होंने बंदूक और कस के पकड़ ली।
देखा कि एक औरत दरवाजा खोल रही है। बड़े बड़े खुले बालों वाली एक औरत। वो दरवाजा खोल के धीरे धीरे घर के बाहर चलने लगी। चलते चलते ताऊ जी जहां बैठे थे उस पेड़ के पास आने लगी। ये देखते ही ताऊ जी के हाथ में पसीने आने लगे। बंदूक फिसलने लगी उनके हाथ से। उन्होंने देखा कि कैसे वो औरत ठीक पेड़ के नीचे आके खड़ी हो गई, और जैसे ही उसने ताऊ जी की तरफ देखा उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। ताऊ जी बिना हिले डुले उस औरत को देखते रहे, जिसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था कि आंखें, नाक, होठ उसके कहाँ हैं। एकदम चपटा सा चेहरा था उसका। उस औरत ने ताऊ जी से नजर हटाई, सामने देखा और बाहर सड़क के दूसरी तरफ चली गई। ताऊ जी चुपचाप पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उस औरत के पीछे चलने लगे। तब उन्होंने देखा वो औरत एक पीपल के पेड़ तक पहुंची और उस पर चढ़ने लगी, और चढ़ते चढ़ते वो गायब हो गई। ताऊ जी वहीं खड़े रहे कि अब दिखेगी अब दिखेगी, पर उसके बाद कुछ नहीं दिखा। ये सब देखने के बाद ताऊ जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पेड़ की तरफ जाएं। वो वापस से कोठी के अंदर आए। उन्होंने देखा कि वो निशान बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे, उस पलंग वाले कमरे तक। और तब उन्हें याद आया कि जब वो उस औरत को देख रहे थे उन्होंने देखा था कि उस औरत के पैर उल्टे थे। अगले दिन ताऊ जी ने लोगों को बुलवा के वो लोहे का पलंग घर से निकलवा दिया। वो इतना भारी पलंग था कि 18 लोग लगे थे उसे उठाने में। उन्होंने कहा कि ये घर में नहीं रखना है। कुछ लोहार और कबाड़ वाले भी आए कि हमें दे दो, इसके बदले में आपको अच्छा पैसा दे देंगे। तो ताऊ जी ने साफ मना कर दिया कि ये पलंग मैं किसी को नहीं दूंगा। ताऊ जी ने क्या किया, गांव में एक तालाब था जिसका इस्तेमाल कोई नहीं करता था। उन्होंने वो पलंग उस तालाब में फिकवा दिया। उसके बाद फिर कभी वो पैरों के निशान घर में नहीं दिखे, और ना ही कभी कोठी का दरवाजा खुला मिला। तो जब कभी यूं ही उस औरत के बारे में बात चल रही थी तो ताऊ जी ने बताया कि घर के अंदर कोई नहीं आता था। वो औरत पलंग से निकलकर पीपल के पेड़ तक जाती थी, और औरत के पैर उल्टे थे। शायद इसलिए उस पलंग को ऐसे बंद किया गया था कि कोई उसे ना खोल पाए, और इसके अंदर क्या है किसी को पता ना चल पाए। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि गांव के तालाब से निकलती हुई एक औरत उन्होंने भी देखी है। अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। यह कहानी मुंबई में रहने वाली श्रेया ने मुझसे शेयर की है, और बात है अभी 2 साल पहले की। श्रेया और रोहन की शादी लॉकडाउन में हुई थी, इसलिए वो दोनों शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं जा पाए। लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम होने पर उन दोनों ने एक नया घर ढूंढना शुरू कर दिया जिसमें दोनों रहने वाले थे। श्रेया इससे पहले अपने पापा के साथ रहती थी, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, और रोहन कुछ रूममेट्स के साथ एक फ्लैट में रहा करता था। इसलिए दोनों ने शादी से थोड़ा पहले जल्दी जल्दी एक घर ढूंढना शुरू कर दिया। श्रेया के पेरेंट्स के थ्रू 2 बेडरूम का फ्लैट उन्हें श्रेया के पेरेंट्स के घर से थोड़ी दूरी पर मिल भी गया। शादी के बाद दोनों उस घर में शिफ्ट हो गए और घर से ही काम करने लगे। लेकिन उस घर में कुछ तो अजीब था, और इसकी शुरुआत भी जल्दी ही हो गई थी। जब रोहन ने सबसे पहले कुछ चीजें नोटिस की। एक रात करीब 2 बजे रोहन बाथरूम जाने के लिए उठा। उसके बाद वो किचन में गया, पानी पीने लगा। जब उसने देखा कि अंधेरे में श्रेया चलकर खाली बेडरूम के अंदर गई है। वो लोग इस दूसरे बेडरूम को होम ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया करते थे। रोहन को लगा कि शायद कुछ काम आ गया हो, और वो पानी पीकर अपने बेडरूम में चला गया। लेकिन उसने देखा कि श्रेया तो बेड पर ही सो रही थी। वो तुरंत ऑफिस रूम में गया और उसने यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की। उस रूम का मेन डोर और बालकनी डोर खुले हुए थे। साथ ही उस रूम का पंखा भी ऑन था। जबकि रोहन की आदत थी वो रात को सोने से पहले सारे स्विचेस ऑफ कर देता था। उसने श्रेया को कुछ नहीं बताया।
लेकिन थोड़े दिन बाद ये सब चीजें कुछ ज्यादा ही होने लगी। घर के दरवाजे अपने आप खुलते और पंखे अपने आप ऑन हो जाते। फिर एक दिन रोहन ने उस रात के बारे में श्रेया को बता दिया। श्रेया उस पर नाराज हुई क्योंकि ऐसी चीजें छुपानी नहीं चाहिए। फिर उसने अपने पापा को फोन किया। श्रेया के पापा अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर घर पर आए और पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चेक की। कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली। कुछ दिन बाद श्रेया की मॉम ने अपनी बेटी और दामाद को डिनर के लिए घर बुलाया। शाम को दोनों घर लॉक करके, अच्छी तरह से घर लॉक करके निकले थे। देर रात दोनों घर आए और मेन डोर खोलने पर उन्होंने देखा कि घर के बाकी के सारे दरवाजे खुले हुए थे और वहां जितने भी पंखे लगे हुए थे सारे पंखे चल रहे थे। श्रेया ने अपने पापा को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि अगले दिन वो फिर से इलेक्ट्रिशियन को भेज देंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट लग रहा है। अगले दिन इलेक्ट्रिशियन फिर आया और इस बार भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। उस रात श्रेया और रोहन ने अपना ध्यान इस चीज से हटाने के लिए फिल्म देखने के लिए सोचा। दोनों बेडरूम में लेटे लेटे फिल्म देख रहे थे और खाना बाहर से ऑर्डर किया। जब डिलीवरी बॉय आया तो रोहन खाना लेने मेन डोर पर गया। खाना लेकर उसने डोर लॉक किया और जब वो पलटा उसने देखा कि ऑफिस के रूम में एक परछाई खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। वो किसी मूर्ति की तरह बिना हिले बस वहीं खड़ा रहा। जब श्रेया की आवाज उसे आई, श्रेया भी अपने रूम के डोर से उस परछाई को देख पा रही थी। वो चीखी, रोहन वो कौन है? और श्रेया के चीखते ही वो परछाई उसके और रोहन के सामने कहीं गायब हो गई। दोनों के दोनों तुरंत भागकर उस घर से बाहर आ गए। श्रेया ने अपने पापा को फोन किया और वो उन्हें थोड़ी देर बाद वहां पे लेने भी आ गए, अपने घर ले गए। इसके बाद उन दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। नया घर ढूंढा और उसके बारे में पहले अच्छे से पूछा कि इसमें कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना। श्रेया के पापा ने पैकिंग करने में दोनों की मदद की और तब गली के वॉचमैन से इस घर के बारे में पूछा। शुरू में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़े पैसे देने पर उसने बताया कि आज से कुछ साल पहले इस घर में रहने वाली औरत का डिवोर्स हो चुका था और उसके पति को बच्चों की जिम्मेदारी मिल चुकी थी। इससे दुखी होकर उस औरत ने घर के कमरे में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। घर छोड़ने के बाद उस घर के मालिक ने श्रेया और रोहन को उनका डिपॉजिट देने से मना कर दिया। लेकिन जब श्रेया ने उसे समझाया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सबको इस घर की हिस्ट्री के बारे में बता देगी, तो उस आदमी ने तुरंत उनका डिपॉजिट लौटाया और साथ ही साथ 1 महीने का रेंट भी लौटा दिया। एक बात और, जब लोगों को उस औरत की लाश मिली थी तब पंखा चल रहा था और उसी कमरे को रोहन और श्रेया ने अपना होम ऑफिस बनाया था। ये थी आज की 2 कहानियां। जल्दी मिलूंगा किन्हीं और कहानियों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।